बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum, dear students, how are you all? Today we are going to start our next lesson, and today the date is 28 August, day is Friday, class 9 junior, subject biology, and these topics are on page number 132 and 133. First of all, students, open your books. So students, our topic name is mechanism of respiration and energy budget, and after studying these topics you will be able to know about mechanism of respiration and energy budget of respiration. So students, we have to start our topic mechanism of respiration. First of all, process of respiration involve complex series of reaction. यानी जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं, जिन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन इन ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन जो है ना इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम मैकेनिज़्म है हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन का। एरोबिक रिस्पायरेशन बेसिकली एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि 3 मेन स्टेजेस में डिवाइडेड है। एक है ग्लाइकोलिसिस, फिर है क्रब साइकिल, फिर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है और ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता इस स्टेज के अंदर, इसलिए ये दोनों टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन में प्रेजेंट है, यानी एरोबिक में भी और एनएरोबिक में भी। और ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ब्रोक होके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, दोनों टाइप ऑफ रिस्पायरेशन में होता है, एरोबिक में भी और एनएरोबिक में भी। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड में चेंज हो जाता है। देन है हमारे पास क्रब साइकिल। इसमें पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ATP बनती है, NADH बनती है और FADH2 बनती है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में जो पायरोविक एसिड बनेगा ना, वो पायरोविक एसिड चेंज होके एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम ATP, NADH और FADH2 बनाएंगे। देन हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये फाइनल स्टेप है सेलुलर रिस्पायरेशन का। इसके अंदर ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। इस स्टेप के अंदर जो NADH और FADH2 है ये रिलीज़ करती हैं इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आइंस, और वही इलेक्ट्रॉन जो हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर ले लेते हैं। फिर हमारे पास वही जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन्स को ले के जाएंगे, और जैसे जैसे वो मूव करेंगे हमारे पास वो एनर्जी को लूज़ करते जाएंगे। वो एनर्जी जो है वो यूज़ होगी ATP के बनने में, और एट द एंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन कंबाइन कर जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ और वाटर बनाएंगे हमारे पास। तो बच्चों, हमने इस स्लाइड के अंदर क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पायरेशन, जिसमें हमने एरोबिक रिस्पायरेशन की 3 मेन स्टेजेस पढ़ी हैं, ग्लाइकोलिसिस पढ़ी है, क्रब साइकिल पढ़ी है, और हमने क्या पढ़ी है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस किधर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, उसमें नेक्स्ट हम लोग इसकी इक्वेशन पढ़ते हैं। आप लोग ये इक्वेशंस देखें, ये उन्हीं की एक्सप्लेनेशन है जो मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताई है। ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लूकोज है वो चेंज हो रहा है 2 पायरोविक एसिड में और ATP और NADH में। साथ ही हमारे पास ADP और NAD+ जो हैं ये भी यूज़ हो रहे हैं। देन आप देखें क्रब साइकिल, पायरोविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बना। एसिटाइल कोएंजाइम किस में चेंज हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, ATP,
NADH और FADH2। फिर NADH और FADH2 जो हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ हुए हैं, दैन वो वाटर में कन्वर्ट हो गए हैं, ATP में, NAD+ में और FAD+ में। साथ ही हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ भी कम्बिनेशन हुई है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है एनर्जी बजट ऑफ रिस्पायरेशन, यानी कितनी एनर्जी रिस्पायरेशन में हमारे पास आई है। सबसे पहले बच्चों आप लोग ये एनर्जी चार्ट देखें अपनी बुक्स के अंदर। सबसे पहले है ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस हुई, पायरोविक एसिड बना, फिर एसीटल कोएंजाइम बना, फिर क्रब्स साइकिल। ग्लूकोज में हमारे पास 2 ATP बने हैं, ठीक है, यानी ग्लूकोज हमारे ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 2 ATP बने हैं। साथ ही आप देखें ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में 2 NADH बने, पायरोविक एसिड के बाद 2 NADH बने, फिर क्रब्स साइकिल से 6 NADH बने और क्रब्स साइकिल से ही 2 FADH2 भी बने हैं। फिर जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH बने हैं उन्होंने 4 ATP बनाए, पायरोविक एसिड के बाद जो 2 NADH है उन्होंने 6 ATP बनाए, क्रब्स साइकिल में जो 6 NADH है उन्होंने 18 ATP बनाए और 2 FADH2 ने 4 ATP बनाए। और साथ ही क्रब्स साइकिल से हमें 2 ATP मिले और ग्लाइकोलिसिस से भी हमें 2 ATP मिले। हमने फिर सबको प्लस किया तो टोटल हमारे पास एनर्जी बजट कितना आया, 36 ATP, यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये हमारे पास पूरा बजट आया है। होल स्टेजेस ऑफ रिस्पायरेशन से हमने कितनी एनर्जी हासिल की है ये सारा। तो आप लोगों ने इस टॉपिक के अंदर जस्ट ये चार्ट याद करना है, उसको ड्रा करना है और इसी को ही एज़ा याद करना है इस तरह से कि कितनी टोटल हमारे पास वैल्यू आई है। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा, रिस्पायरेशन के मैकेनिज़्म भी और एनर्जी बजट भी समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसके अलावा ये आप ब्लॉक में देखें लिखा हुआ है, अ ब्रिटिश बायोकेमिस्ट सर हेंस क्रब डिस्कवर सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्रब साइकिल। यानी क्रब साइकिल को क्रब साइकिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ना उसका नाम था सर हेंस क्रब्स। उन्होंने सीरीज़ ऑफ रिएक्शन जो है वो डिस्कवर की थी, तो उनके नाम पे इसको नाम दे दिया गया क्रब साइकिल का। और योर डायरी इज़ लर्न पेज 132 एंड 133। योर एक्टिविटी इज़ ड्रा एनर्जी बजट ऑफ रिस्पायरेशन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट।